आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश यहाँ पर द मैजिक ऑफ बिलीविंग बुक की रीडिंग कर रही हूँ। इसके 2 चैप्टर ऑलरेडी मैं रीड कर चुकी हूँ और आज हम इसके 3rd चैप्टर की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अवचेतन मन वास्तव में क्या है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में विचारों के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने विश्वास के बारे में पढ़ा था कि विश्वास कितने इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं उस चीज़ से हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं, या उससे हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, या उसी पैटर्न पर रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम वही होता है। और सेकंड चैप्टर में हमने विचारों के बारे में पढ़ा था कि जो विचार हम अपने बारे में रखते हैं वही हम बन जाते हैं। उसी की हमने अलग अलग थ्योरीज देखी, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टेटमेंट देखी कि विचार को ही मध्य नजर रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को किस तरह एक्सप्लेन किया, किस तरह बताया। और इस चीज़ को मैंने देखते हुए क्या किया है कि फर्स्ट चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में और सेकंड चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी लर्निंग को, मेन लर्निंग को ऐड कर दिया है, जिससे अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो मेन ज्ञान है, वहाँ का जो मेन नॉलेज ओवरऑल निकल के आती है, उसको आप रीड कर लें। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, देख कर आइए, और दोनों वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर रीड कीजिएगा। उससे आपको एकदम से ही उसका समराइज चीज़ समझ में आ जाएगी। सो आइए, बिना देरी किए हुए आज हम सीधा चैप्टर 3 की रीडिंग करते हैं। अगर उसमें मुझे कुछ लगता है कि मैं अपना कुछ अनुभव या एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ तो मैं शेयर करूँगी, और नहीं तो बेसिकली सिंपली रीडिंग रहेगी। और ये चैप्टर सिर्फ 4 पेजेस का है। जो चैप्टर पढ़े वो काफ़ी ऐसे बहुत सारे पेजेस के में कवर हो रहे थे। तो आई थिंक ये इस बुक का सबसे छोटा चैप्टर है। तो समझते हैं कि लेखक ने किस प्रकार अवचेतन मन वास्तव में क्या है। अवचेतन मन में हम विचारों को डाल के, जो पहले हमने देखा चैप्टर 2 में, उससे हम अपने जीवन को किस प्रकार से बदल सकते हैं या बदलता है। तो इसमें अब लेखक क्या बता रहे कि ये आखिरकार अवचेतन मन वास्तव में है क्या, कि चीज़ क्या है ये अवचेतन मन। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक तथा फ्रॉम द अनकॉन्शियस टू द कॉन्शियस के लेखक गुस्ताव गेले ने कहा है, ऐसा कोई चित्रकार, विज्ञान से संबंधित व्यक्ति या किसी भी श्रेणी का लेखक नहीं है जिसका आत्मविश्लेषण की तरफ थोड़ा भी झुकाव हो, और जो अपने व्यक्तित्व अनुभव से इन्हीं के समान महत्वपूर्ण अवचेतन के बारे में नहीं जानता हो। यानी कि जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन की, अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की पावर के बारे में जानते ही हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि 19वीं शताब्दी तक अवचेतन मन के मनोविज्ञान को पूरी तरह उपेक्षित किया गया और इन्हीं केवल असाधारण रोग या दुर्घटना का कारण माना जाता है। इन्हें ही केवल असाधारण रोग या दुर्घटना का कारण माना जाता है। ओ गेले कहते हैं कि जीवन के सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब चेतन व अवचेतन मन के बीच निकष्ट सामंजस्य और संयोग हो। यानी हम कॉन्शियसली जो सोच रहे हैं वो सब कॉन्शियसली जा रहा है। इस चीज को समझकर, इस चीज पर काम करके, इस चीज को शांत करके, अच्छे विचार सब कॉन्शियस को देकर हम बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। विश्वास के जादू में अवचेतन मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इससे आप विज्ञान को अधिक शीघ्रता से समझ सकेंगे। अवचेतन मन क्या है, कहाँ स्थित होता है, यह अकेला या चेतन मन के साथ मिलकर दोनों ही तरह कैसे कार्य करता है, इसकी स्पष्ट व विस्तृत तस्वीर आपको मिल सकेगी। इस अध्याय की कुछ सामग्री का संदर्भ व वर्णन आपको आगामी अध्यायों में भी मिल सकता है, लेकिन याद रखिए कि यह दोहराना इस विज्ञान की तकनीक का अनिवार्य भाग है। यानी अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो ये अनिवार्य है कि वो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर रिपीट भी हो रही है तो आपको बोर नहीं हो रहा है, उस चीज़ पे, उस चीज़ को यहाँ पे बिठाना है कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यानी कुछ तो बात है इस चीज़ में और उस चीज़ को मुझे समझना है। लेकिन याद रखिए, यह दोहराना इस विज्ञान की तकनीक का अनिवार्य भाग है। दोहराव इस विज्ञान को सीखने में समान रूप से प्रभावी है। इसके अतिरिक्त आप इसे जितनी जल्दी सीखेंगे, अपनी इच्छित वस्तु को पाने के मार्ग पर उतना ही जल्दी बढ़ सकेंगे। अवचेतन मन की यह तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मैं बीच बीच में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से करूंगा,
क्योंकि वास्तव में अवचेतन मन से संबंधित सभी तरह का ज्ञान संसार के कुछ महान मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन और सोच से प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी शुरुआत में आपको इसे समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसे बारंबार पढ़ने या इसे बारंबार पढ़ने से सब स्पष्ट हो जाएगा और आपको वह ठोस बुनियाद मिलेगी जिस पर चलकर आप इस विज्ञान के सक्रिय भाग की ओर बढ़ सकेंगे। जैसा मैंने आपको पहले अध्याय में बताया है, थॉमसन जे हेडसन के द लॉ ऑफ साइकिक फिनोमिना से मैंने पहली बार अवचेतन मन और तथा दैनिक जीवन में लोगों की मदद करने की इसकी महान संभावनाओं के बारे में सोचना आरंभ किया। तो लेखक ने फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली यही रीड किया था कि उन्हें इस चीज़ को और डीपली इस बुक को लिखने में किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया। तो वही लेखक बता रहे हैं। उस समय तक अन्य पुस्तकें जैसे एर्मा फेरेल गैब्रे और फॉल सी फॉरेल की द सब कॉन्शियस स्पीक्स, थियोडोर किंडसन फूड की द सोर्स ऑफ पावर, मॉर्टन फ्रिंस एमडी की द अनकॉन्शियस और हैब्री हैंकिन की कॉमन सेंस एंड इट्स कल्टीवेशन इस विषय संबंधी ज्ञान से अत्यधिक वृद्धि कर चुकी थी। मेरी मंशा आपको चेतन या अवचेतन मन की तस्वीर देखने के साथ ही यह सुनिश्चित निर्देश भी देना है कि आप किस तरह इसे नियंत्रित करते हुए इसकी ऊर्जा अपनी इच्छा को पूरा करने की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। यानी ठीक है, ये साइंस पता चल रही है, तो पता चलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, बोलते कि मेरी तो भगवान तो मेरे साथ ही नहीं है, मेरी तो कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, ऐसे बहुत भटकते हैं। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ही है सब कुछ, आप जो अंदर से हो वही बाहर मिल रहा है। तो ये चीज़ जब आप समझ जाओगे तो काफ़ी अपनी चीज़ों को जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आपको अनबिलीवेबल लगता है, मतलब इम्पॉसिबल लगता है, उस चीज़ को आप कर सकते हो, आराम से अपने जीवन में ला सकते हो। द सब कॉन्शियस स्पीक्स के लेखकों ने लिखा है, प्रत्येक मनुष्य में एक ऐसी योग्यता होती है जो विकसित हो या ना हो, यदि उस व्यक्ति के चेतन मन में सफल होने की इच्छा मौजूद हो तो उसे सफल बना सकती है। यानी बाहर से हमने सोच लिया तो एक ऐसी शक्ति है कि हम किसी भी चीज़ को सफल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अपनी रियलिटी में ला सकते हैं। यह योग्यता अपनी अद्भुत और असाधारण शक्तियों के लिए जानी जाती है, लेकिन लगभग 1.5 सदी पहले तक जिन मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने विशिष्ट अनुसंधान व प्रयोगों का विषय बनाया, उन्होंने इसे अवचेतन मन कहा। निश्चित ही एमर्सन जब अपने जर्नल में लिखते हैं कि मुझे ज्ञात हुआ कि मन की एक अवस्था दूसरी अवस्था को ना तो याद रखती है ना ही उसे समझ सकती है, इसलिए 12 मासी पद्य में मैंने जो भी कुछ लिखा है उसकी संरचना व शोधन के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। आज मैं उन्हें उस तरह नहीं लिख सकता। उनके मेरा होने के परिणाम के तौर पर मेरे पास एमएस जैसे विभिन्न बाहरी परिणाम है, जिसमें मुझे इसके तथा मैंने किन हालात में इसकी प्रतिलिपि अपने मित्रों तक पहुंचाई यह ज्ञात है, आदि आदि। तो ये मनुष्य की मानसिक संरचना के दोहरे चरित्र से परिचित थे। तो इससे उनको पढ़ के लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी वो चीज़ कर रहे थे वो कैसे हुई उन्हें नहीं पता, बट वो चीज़ हो गई। तो यहाँ पे लेखक बता रहे कि वो भी इन सब चीज़ों से परिचित थे, इनके शब्दों से ये चीज़ वो साफ साफ समझ पा रहे हैं लेखक। आज चेतन व अवचेतन शब्द को व्यापक रूप से समझा जाता है। यह ज्ञात हो चुका है कि हम सभी के दो मन हैं, इनमें से हर एक के पास अपना भिन्न और पृथक गुण व शक्तियाँ हैं और इसमें से प्रत्येक कुछ सुनिश्चित परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है। इसलिए यह समझने में कोई परेशानी नहीं है कि चेतन मन मस्तिष्क में कार्य करता है, क्योंकि जब भी आप पूरे एकाग्र होकर ध्यान से कुछ करते हैं, आप अपने सिर में उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं, यानी वही इमेजेस क्रिएट करते हैं। कई बार ये विचार इतने तीव्र व शीघ्र होते हैं कि आपके सिर में दर्द होने लगता है। आई डोंट नो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो होगा, बट मुझे तो ऐसा कभी सिर दर्द नहीं हुआ है। हाँ, आप इस चीज़ को मतलब और मतलब ये काफ़ी मैं कह सकती हूँ इस बुक में थोड़ा बहुत
ही काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि मेरी ये अवधारणा है कि काफ़ी डिफ़िकल्टी से इन चीज़ों को समझाया गया है। और इन चीज़ों को और ईज़ी तरीके से समझने के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर दैनिक प्रेरणा की 365 वीडियो अवेलेबल है, उनको देखिए। और साथ ही साथ यू कैन हील योर लाइफ लुई से की बुक की रीडिंग भी डली हुई है, उसमें और चीज़ों को और आसानी की, अगर सिर दर्द होता है क्यों है, कोई बीमारी है तो वो क्यों है, कौन से विचारों की वजह से और कौन से विचार रखकर हम उसको ठीक कर सकते हैं, या अपने मन को शांत करने से हम अपने जीवन में कितना अद्भुत कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही एक साधारण सी भाषा में समझ में आएगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो मुझे मुझे तो लगता है कि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी से चीज़ों को समझाया गया है, बट कोई नहीं, हम अपनी टारगेट को कंप्लीट करते हैं, इस बुक की रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि ठीक है, इसमें ऐसे समझाया गया है तो क्या ही चीज़ समझाई है, इसको देखते हैं, मतलब एट द एंड स्टार्ट करते हैं यार। कई बार ये विचार इतने तीव्र होते हैं कि सिर में दर्द होने लगता है, या आपकी आंखें थक जाती है, या आपकी कनपटी फड़फड़ाने लगती है। साथ ही आप साधारणतः अपने विचारों के स्रोत को खोजकर पता लगा सकते हैं। संभव है कि यह आपकी किसी देखी, सुनी या पढ़ी हुई चीज से संबंधित हो। शायद यह आपके व्यापार घर से जुड़ा कोई नया विचार हो सकता है कि यह किसी ऐसे विचार का विस्तार हो जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। संक्षेप में कहें तो आप इससे किसी ऐसी चीज़ से होते हैं जो पहले आपकी चेतना से संबंधित है। यानी कोई भी चीज़ हम अनुभव कर रहे हैं, कहीं न हम अपनी चेतना से, अपनी कॉन्शियसनेस से उस चीज़ से पहले जुड़े हुए थे, तभी वो चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है। अगर मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ तो मैंने मेरे मेरे अंदर पहले कोई विचार आया, मैंने उसको सोचा, उसकी इमेज क्रिएट करी, तभी मैं ये चीज़ आसानी से अपनी लाइफ को जी पा रही हूँ, आसानी से रीडिंग कर पा रही हूँ, इतना आसान है। तो ये विचार होते हैं तभी वो रियलिटी बनती है। कई बार आपका मन किसी जटिल समस्या को सुलझाने के प्रयास में होता है, और समाधान तक ना पहुंचने पर आप इतने थके व निराश होते हैं कि आप हार मान जाते हैं। सब भूल जाने, मन को इससे दूर हटाने से हल करते हैं। यह क्रिया आप अक्सर तब करते हैं जब इस विचार के कारण मस्तिष्क में चल रही उमड़-खूबड़ के कारण आप सो नहीं पाते। जिस क्षण आप इसे त्याग देते हैं, यह डूबना आरंभ हो जाता है और आपके भीतर गहरे में उतरता जाता है। तब आपके चेतन मन का तनाव घट जाता है, जल्द ही आप सो जाते हैं। अगली सुबह जब आप उठते हैं, आपका चेतन मन उस समस्या को एक बार फिर उस समय विचार करना आरंभ कर देता है, और तब अचानक आपके मन की आंखों के समक्ष इसका पूर्ण समाधान और इस दिशा में आपके करने योग्य कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश की मानसिक तस्वीर आ जाती है। यानी आपके साथ हुआ होगा कि आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है कि आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो इससे आपको मतलब कि बोल के अपने माइंड में ये सारी चीज़ें सोच के और थोड़ा सा शांत होके कैसे ना कैसे आप सो गए, तो आप देखते हैं वो चीज़ आपके अवचेतन मन में चली जाती है और सुबह आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये हर किसी के साथ हुआ है, और नहीं मिलता है तो वो वही चीज़ आपके माइंड में ऐसे-ऐसे घूमने लगती है जो आप सोने से पहले सोचते हैं। तो आइए आगे क्या बताया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। आपके इसे अपने चेतन मन से निकाल देने पर यह विचार कहाँ गया था? क्या आपको पता है कहाँ गया था? ऑफ कोर्स अवचेतन मन में गया था, बट देखते हैं इसमें कैसे बोला गया है। आपके भीतर की किस शक्ति के माध्यम से यह समस्या हल हुई? बहुत से लेखक, वक्ता, कलाकार, संगीतकार, डिजाइनर, आविष्कारक और अन्य रचनात्मक कार्य करने वाले जाने अनजाने लंबे समय से इस अवचेतन मन का उपयोग कर रहे हैं। जाने माने पुस्तक संपादक मर्टन एस यूडेल ने अमेरिकी उपन्यासकार लुइस ब्रॉमफील्ड की इस उक्ति की ओर ध्यान खींचा। उक्ति को रीड करते हैं। बहुत समय पूर्व मैंने दूसरे लेखकों तथा अपने बीच एक अत्यंत उपयोगी खोज की कि मनोवैज्ञानिक द्वारा अवचेतन कहा जाने वाला मन एक एस का एक हिस्सा भी अवचेतन कहा जाने वाले मन का एक ऐसा भी हिस्सा होता है जो उस समय भी काम कर रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं, या बल्कि जब आप आराम कर रहे हो या किसी ऐसा कार्य को कर रहे हो जिसका लेखन से कोई वास्ता नहीं।
मैंने मन के इस हिस्से को अत्यधिक संयोजित रूप से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण कर लिया है। यानी आप जब समझते हो इस चीज़ को और ज़्यादा डीपली समझने लगते हो, अपने साथ बैठने लगते हो, तो ये जो दो माइंड काम करते हैं, आप इसमें पूरा स्थिरता महसूस कर पाते हो। तो वही कह रहे हैं इस लेख में जिन्होंने ये लिखा है। अक्सर सुबह जागने पर मैं इस तकनीक या कथानक या किरदार से जुड़ी समस्याओं को लेकर लंबे समय से परेशान था। मेरे सोने के दौरान वह पूरी तरह हल हो जाती थी। वंशानुगत प्रवृत्तियों और अनुभव संचित अवचेतन मन का फैसला वास्तव में अचूक होता है और मैं बोधपूर्ण विचारों की लंबी व तार्किक प्रक्रिया के फैसले की जगह हमेशा उसके निर्णय पर भरोसा करता हूँ। निसंदेह अब तक आपने निसंदेह अब तक आप अपने दो मनों की मानसिक तस्वीर बना चुके होंगे। यानी एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। चैतन्य की सीमा से ऊपर आपके मस्तिष्क में चेतन मन और चैतन्य की सीमा से नीचे आपके शरीर में अवचेतन मन, इसके बीच संवाद का माध्यम भी है। यह चेतन मन विचारों का स्रोत है, साथ ही यह हमें हमारे सामान्य जागृत में जागरूकता का भाव भी प्रदान करता है। हमारे यहाँ और अभी होने का ज्ञात, हमारे अपने वातावरण को पहचानने व समझने, जिसके पास हमारी मानसिक शक्तियाँ पर शासन का अधिकार है, पहले जीवन की घटनाएं याद दिलाता है और हमारी भावनाएं और उनके महत्व को समझता है। यह हमें अपने से जुड़े लोगों व वस्तुओं के संबंध में हमारी सफलताओं व कमियों, तर्क की वैधता या किस कला के सौंदर्य के प्रति तर्कसंगत बोध हासिल करने में सक्षम बनाता है। यस, चेतन मन की प्रमुख शक्तियां कारण, तर्क, आकार, निर्णय, गणना, विवेक और नैतिक बुद्धि है। इसके द्वारा हम भौतिक जगत का ज्ञान लेते हैं। यानी अभी जो मैं रीड कर रही हूँ वो अपने चेतन रूप से कर रही हूँ और हम अपनी 5 भौतिक इंद्रियों द्वारा इसका अवलोकन करते हैं। तो अभी मैं समझ पा रही हूँ देखकर अपनी और बोलकर अपने अंदर चलने वाले विचार को भेज रही हूँ, इसको और समझ रही हूँ, यानी अंदर ही अंदर इसका प्रयोग कर रही हूँ। तो इस चीज़ को हम और ज़्यादा समझते हैं, अवलोकन करते हैं और फिर अभिव्यक्त कर पा रही हूँ इसको अंदर पहुँचा के। हमारा चेतन मन हमारी भौतिक आवश्यकताओं का नतीजा होने के साथ ही भौतिक वातावरण से संघर्ष में हमारा मार्गदर्शक भी है। इसका प्रमुख कार्य तर्क वितर्क है। ऐसा यह प्रेरक और उत्प्रेरक, विश्लेषणात्मक, कृत्रिम सभी तरीके से काम करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए तो अभी इसका उदाहरण रीड करते हैं कि क्या बोला है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई नया सिद्धांत खोज रहे हैं। आप अपने चेतन मन का उपयोग करते हुए तर्क वितर्क की प्रेरक सिद्धांत को काम में लाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी विवेकानुभूति के समक्ष पेश हुई तर्कों व तत्वों को संकलित करते हैं। इसके बाद आप अपनी दूसरों के साथ तुलना करते हैं और उनके बीच की समानता व असमानता पर ध्यान देते हैं। तब आप उनमें से उनको छांटते हैं जो गुण उपयोग कार्य करने में एक समान हो। इसके बाद आप एक साधारणीकरण या नियम का आकार देने की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ें जिसमें ऐसी विशेषताएं हों वे इस तरह से कार्य करते हैं। तो सिंपली कैसे हम अपने विचारों को पहुंचा के कैसे हम उस पर चिंतन करते हैं, अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर एक फाइनल मैसेज देते हैं। तो इस प्रकार से अवचेतन मन हमारा क्या कहते हैं, अवचेतन मन वास्तव में क्या, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें चलती है तो वो हमारे एक माइंड में ही जाती है जिसको अवचेतन मन कहते हैं। यह ज्ञान तक पहुंचने की वैज्ञानिक विधि है और यही स्कूलों व कॉलेजों में आधुनिक शिक्षा का आधार बनता है। हम सब इसका किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं, अपनी निजी, सामाजिक, व्यापारिक, पेशेवर या आर्थिक समस्याएं सुलझाने में मदद लेते हैं। बहुत बार हमारी समस्याओं का समाधान इसी चेतन मन के उपयोग का परिणाम होता है। जो हम अपने संदेश पहुंचाए, मैसेज पहुंचाए, तो एट द एंड हमें रिजल्ट, सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन यदा कदा जब हम समाधान नहीं मिल पाता तो हम इन निरंतर प्रयासों के कारण थक जाते हैं। हम अपने आप में विश्वास खोने लगते हैं और अक्सर हम इस विचार पर पहुंचते हैं कि हम असफल हो गए हैं
और इस मामले में और कुछ नहीं किया जा सकता। यही अवचेतन मन आता है। यह हमारे अपने पर विश्वास के नवीकरण में मदद करता है। हमें हमारी कठिनाई से पार पाने में सहायता करता है और हमें उपलब्धियों व सफलता के मार्ग पर लाता है। जिस तरह चेतन मन विचारों का स्रोत है, अवचेतन मन शक्ति का स्रोत है। सहज वृद्धि की बुनियादी सहित ये व्यक्ति की सबसे तात्विक इच्छा से परिचित है और यह हमेशा इसे ऊपर सचेतन अस्तित्व की ओर धकेलता रहता है। यह मनुष्य व प्रकृति के सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बता रहे हैं। यह प्रकृति के सहज विचारों का भंडार गृह है और एक समृद्धि कोष है जिसमें चेतन मन समय समय पर तथ्यों व अनुभवों को दर्ज कर रहे भविष्य में उपयोग करने के लिए सुरक्षित करता है। अंततः अवचेतन मन न केवल हर व्यक्ति हर तरह के सदैव तैयार सामग्री के लिए एक विशाल भंडार गृह है जो चेतन मन की निगरानी में है, बल्कि यह ऊर्जा का ऐसा पावर हाउस है जिससे व्यक्ति को चार्ज किया जा सकता है। इससे वह अपने भीतर शक्ति, साहस, आस्था को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है। अवचेतन मन जगह व समय से परे है। यह मूल रूप से सार्वभौमिक अंतः संपर्क का शक्तिशाली प्रेषण व प्राप्ति स्टेशन है। यह शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक बहुत से अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार आध्यात्मिक जागृति से संवाद करती है। संक्षेप में, अवचेतन मन में अतीत के एहसास व बुद्धिमत्ता, वर्तमान की जागरूकता और ज्ञान तथा भविष्य के विचार व विजन को साकार करता है। एमर्सन ने हालांकि सहज वृद्धि के विविध उच्चतर गुणों के बारे में बहुत लिखा है कि निसंदेह वे अवचेतन मन पर विचार कर रहे थे कि विचार और क्रिया संबंधी प्रत्येक वास्तविक प्रज्ञा इसी सहज वृद्धि और विलंब सहित सहनशीलता से आती है। इस सहज वृद्धि का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोग करने में वास्तविक प्रज्ञा शामिल रहती है और हमें इसे ऐसी आदतें बनानी होगी कि हमें सभी मामलों में इससे मार्गदर्शन जैसा प्राप्त होगा, वैसा ही उपयोग करेंगे। अवचेतन बहुत थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है, काफ़ी एक छोटी सी चीज़ को कि हम जो थॉट डालेंगे वो हमारी रियलिटी बन जाएंगे। जैसा हम बाहर से सोचना स्टार्ट करेंगे वैसा हमें दिखने लग जाएगा। तो काफ़ी एक थोड़ा बहुत ही एक हार्ड टाइप सी लैंग्वेज यूज़ किया है। इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो कि थोड़ा सा ट्रांसलेशन के समय ऐसा हो गया है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। बट इट्स ओके, हम इसकी रीडिंग करते हैं, बाकी और थोड़ा समझते हैं कि क्या से बताया गया है कि अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन में बहुत सी शक्तियाँ हैं। सहज बोध, भावना, विश्वास, प्रेरणा, सुझाव, अनुमान, कल्पना, नियोजन और निसंदेह स्मृति और सक्रिय ऊर्जा। ये भौतिक संदर्भों में स्वतंत्र रहते हुए अपने वातावरण का ध्यान रखते हैं। इन्हें सहज बोध द्वारा माना जा सकता है। ये अत्यधिक सफल परिचालन व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब करते हैं जब वस्तुगत संवेदना स्थिर हो। यह जागते व सोते दोनों समय काम कर सकता है। ओके, भिन्न, यस, ये तो डेफिनेटली है। भिन्न अस्तित्व होने से इनकी शक्तियाँ व गतिविधियाँ भी स्वतंत्र होती है तथा इसका मानसिक गठन भी विशिष्ट होता है। यह अपने अस्तित्व का भौतिक शरीर तथा व्यक्ति के जीवन के साथ निकट संबंध बनाए रखते हैं। इसके बावजूद यह शरीर से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। अब अवचेतन मन के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला, शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति सहज बोध के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य, यथार्थ व्यक्ति के जीवन की देखरेख व परीक्षण करना चेतन मन की सहायता के बिना। यानी हमारी आंखें ब्लिंक होती है, बोलते हैं, हाथों को मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा है इतना हैबिट बन गया कि ये चीज़ें आराम से होती है। डाइजेशन काम कर रहा है, अंदर के सारे ऑर्गन अपने आप ही काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट कार्य ये है। दूसरा, जैसे हमने पहले अध्याय में बताया, अत्यंत आपदावस्था में यह तुरंत कार्रवाई करता है, एक बार पुनः चेतन मन के बिना स्वतंत्र रूप से और अविश्वसनीय निश्चयता, तीव्रता, सटीकता व बोध के साथ कार्य करते हुए सुप्रीम कमांड बन जाता है। तथा तीसरा तीसरा पढ़ते हैं, यानी कि बहुत ऐसे यही हम अपने विश्वास जो अंदर से करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज लाइक हमारी चीज़ें कोई गरम चीज़ रखी और उस पर हाथ लगाते हैं तो हम हल्का सा टच होने पर ऐसे कर लेते हैं। तो ये हमारे से बहुत सारी सिचुएशन से बिना उसके ही बचा लेता है। हमें चेतन रूप से देना भी नहीं पड़ा, मैं ऐसे कर लेते क्योंकि ये चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं।
तीसरा, सटीकता व बोध के साथ कार्य करते हुए सुप्रीम कमांड बन जाना, तथा तीसरा, यह अलौकिक जगत में क्रियाशील रहता है। यह अलौकिक जगत में क्रियाशील रहता है। अवचेतन मन की अलौकिक शक्तियाँ टेलीपैथी, दिव्य दृष्टि, साइकोकिनोसिस जैसी अद्भुत घटनाओं में प्रत्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक निजी आवश्यकता के समय इसे चेतन मन की मदद के लिए भी बुलाया जा सकता है। तब चेतन मन अवचेतन मन को बुलाकर उसे अपनी शक्तियों व संसाधन के माध्यम से महत्वपूर्ण समस्या का हल या व्यक्ति जो चाहता है उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए करता है। इस पुस्तक में हम विशेष रूप से इस तकनीक पर केंद्रित रहेंगे जिसके द्वारा अवचेतन मन आपके लाभ हेतु कार्य करने लगे। अवचेतन मन की शक्तियां व संसाधन को प्राप्त करने तथा उन्हें कार्यों में प्रवृत्त करने के लिए आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप वह चीज मांग रहे हैं जो आपकी अपनी है और जिसे संभालने की आप में क्षमता है। यानी एट द एंड बिलीफ, क्लैरिटी, इंटेंशन, स्ट्रोंग इंटेंशन, भटकना नहीं है, स्ट्रोंग इंटेंशन। क्योंकि अवचेतन मन अपने आप को केवल उतना ही प्रकट करता है जितनी व्यक्ति में क्षमता होती है, बिलीव होता है, फेथ होता है, विश्वास होता है। अवचेतन मन तक अपनी आवश्यकता पहुंचाते समय यह काम के पहले ही पूरा हो जाने की तस्वीर के रूप में होना चाहिए। यानी पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ ऐसे ही चाहिए, तो और बहुत यही हो जाता है कि इससे हम अपनी लाइफ को बदल लेते हैं। और जो नहीं कर पा रहे पता होने के बाद भी वो यहीं पर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं कि वो क्लैरिटी के साथ मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। अंत है, जहाँ आपका स्वयं का सफल अनुभव करना मानना आवश्यक है, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि आप एक कदम आगे जाएं और अपने आप को पहले से ही सफल हुआ देखें। यानी कि पहले ही आपको, अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ऐसे पेन में भी हो, बट आपको विश्वास दिलाना होगा कि आप बहुत हैप्पी हो, आप चीज़ों को अच्छा कर रहे हो। बट अगर बार बार अगर ये चीज़ें पता होकर भी नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन हील योर लाइफ की प्लेलिस्ट जाके देखिए, और पास्ट ट्रॉमा हील करने होते हैं, पास्ट चीज़ों को निकालना होता है अपने अंदर, तो हम इन शक्तियों का और यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, अपने साथ बैठना स्टार्ट करो। अच्छे मैसेज देने से अच्छा है कि जैसे आपको अभी फील हो रहा है उस चीज़ को वैसा ही देखना स्टार्ट करो, और नेचर में समय बिताओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत करो, और वही काम करो जो अंदर से आपको शांत करे। तो पॉजिटिविटी से भरने से पहले अपने आप को शांत करने के ऊपर दिमाग चलाओ। थोड़ा सा अपने चेतन मन को दो कि मुझे शांत होना है, प्लीज़ मेरे सामने वो मार्ग लाओ जिससे मैं शांत अनुभव कर सकूँ, अच्छी नींद ले सकूँ। तब अपने ड्रीम्स वगैरह पर आप आइए तो वो बहुत जल्दी और ज़्यादा आसानी से कर लोगे। अगला व अंतिम कदम यह है कि जब अवचेतन मन आपकी समस्या के तत्वों को आत्मसात कर रहा हो उस दौरान धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। यानी कि एक लेट गो ऑन पेशेंस, श्रद्धा, सबूरी होना चाहिए, और आपके लिए समाधान निकालने हेतु अपने तरीके से काम करने दें। आप में धैर्य व पूर्ण आस्था होना आवश्यक है, विश्वास, पेशेंस। जैसा फ्रांसीसी दार्शनिक थियोडोर साइमन जोफ्राय ने कहा था, अवचेतन मन उनके लिए कार्य करने में की तकलीफ नहीं उठाएगा जो उस पर विश्वास नहीं करता। तो एट द दिन फर्स्ट चैप्टर में हमने बिलीव को ही पढ़ा था कि बिलीव जिसमें करेंगे वो चीज़ हो जाएगी। तो वही है, यही एक व्यक्ति है जोफ्राय, वो भी कह रहे हैं कि अवचेतन मन उनके लिए कार्य करने की तकलीफ नहीं उठाएगा, यानी उनके कार्य करेगा ही नहीं जो उस पर विश्वास नहीं करते, जो फेथ ही नहीं है। आप फेथ करोगे तभी कुछ हो सकता है, वरना तो ऐसे ही सुनकर भी ऐसे आप नेगेटिव ही बोलोगे कि आप फेंक रहे हो, बस कुछ भी हल्का सा ही बोलने लग जाओ, मतलब समथिंग नेगेटिव सेंटेंसेस ही बोलोगे। उचित समय आने पर आपके विचारों के प्रवाह और आपके प्रतीक्षारत चेतन मन की अवचेतना की योजना द्वारा अपनी समस्याओं का हल आपके सामने आ जाएगा, और आपको सही मार्ग का संकेत भी मिल जाएगा। आपको अवचेतन मन के इस संदेश को मुक्त भाव से लेना होगा, और इसे समझने के बाद आपको बिना सोच विचार के इसी क्षण व तुरंत कार्रवाई करनी होगी। केवल शीघ्र व स्वचालित प्रतिक्रिया देने पर ही आपका अवचेतन मन हर बार बुलाने पर जवाब देता है। हो सकता है कि आपकी समस्या उनमें से हो जिसे इस तरह नहीं सुलझाया जा सकता हो। तब आपको यह समाधान पूर्ण प्राप्ति तक पहुंचने के निर्देशित कदमों के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में नहीं बल्कि
इसकी जगह थोड़े अंतराल पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई रहस्यमय शक्ति आपको कुछ ऐसे करने के लिए मजबूर कर रही है, यानी बहुत बार आपको पता भी नहीं चलता और वो चीज़ हो जाती है, जिसका कोई विशेष महत्व या तार्किक संबंध दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद आपको अवचेतन मन की शक्ति व बुद्धिमत्ता पर विश्वास बनाए रखना होगा। अगर नहीं भी हो रही है तो भी विश्वास रखो, कुछ ना कुछ ऐसे मैजिकल होगा कि वो चीज़ आपकी डन हो जाएगी। वे अप्रासंगिक चीज़ों का ज्ञान आज्ञा पालन करते रहें और एक दिन आप अपने आप को उस स्थिति में पाएंगे जिसमें आप वह काम कर रहे होंगे जिसे करने की आप कल्पना की थी, यानी जो सोचा था वो चीज़ हो जाएगी। बस विश्वास रखोगे, पेशेंस रखोगे और अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें अपने माइंड में डालोगे तो जैसा आपने डाला था वो चीज़ आप वही लाइफ जी रहे होंगे। तब जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि अवचेतन मन ने आपको जो भी कार्य करने के लिए कहा था वे सब तार्किक घटनाओं की श्रृंखला का रूप ले लेंगे और अंत वही होगा जहां आप चाहते होंगे। तो वैसा ही होगा जैसा आप चाहा था, वैसा ही हमारे वो भौतिक घटनाएं बन जाएगी। यह आपकी निष्कपट आशा व इच्छा तथा आपकी व्यक्तिगत सफलता की विजय का पुकार होगा। विजय सफलता की विजय का पुकार होगा, यानी एट द एंड आपको सफलता ही मिलेगी अगर आप फेथ रखते हो। तो अब चेतन मन को वही कैसे समझाया है कि पहले हमने चेतन रूप से जो भी सोचते हैं उसको मैसेज जाते हैं एंड वो हमारे कैसे करता है काम। वो खुद मतलब यहाँ पे बिलीव को ही स्ट्रोंग करने के लिए यही बोला गया है कि जो आप डालोगे वो चीज़ आपको आ जाएगी, वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ जाएगी। आप जो कल्पना करते थे, इमेजिन करते थे, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। अगर आप पेशेंस रखते हो, श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो तो वो चीज़ आपकी रियलिटी बन जाएगी और एक दिन आप वैसा ही लाइफ जी रहे होंगे। तो अवचेतन मन वास्तव में क्या है, यही है कि हम चेतन रूप से जो अपने मस्तिष्क में विचार डालते हैं वो अंदर जाकर एक चीज मतलब वो अंदर जाते हैं और वो चीज हमारी आने लगती है। तो वही हमारी शक्ति क्या है, हमारा अवचेतन मन है। वही हमारी शक्ति क्या है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। सो ये था, काफ़ी छोटा चैप्टर था। मिलते हैं अब फोर्थ चैप्टर में जो कि चैप्टर 4 है, सुझाव शक्ति क्या है। तो इसको पढ़ेंगे। बाकी आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको क्या चीज़ समझ में आई, यानी कि जो मुझे समझ में आया वो मैंने अपना शेयर किया है रैंडम ही, कोई बिना किसी प्रिपरेशन के। बाकी जो होगा इसकी जो मेन एक नॉलेज निकलेगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें मैंने शेयर कर दिया है जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।